हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो एनसीईआरटी जो क्लास 12 का मैं करवा रही सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, और ये भारतीय समाज है और बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में कैसे काम करता है इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। और ये तो इकोनॉमी से भी मैच करेगा और साथ ही साथ जीएस 1 और आपका एथिक्स, ऐसे जो भी आप लिख सकते हैं। अगर यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सोशियोलॉजी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, खासकर जब ये आपका अगर ऑप्शनल है तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ जी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। काफ़ी बेसिक नॉलेज भी आपका ये इंक्रीज करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। और टाइम बहुत कम है, एग्जाम तो नज़दीक है, तो क्यों इतना बहस करना। तो हम सीधे चैप्टर पे आएंगे और पढ़ेंगे, लेकिन हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। यह है अध्याय 4, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो आमतौर पर हम बाजारों को क्रय विक्रय के स्थान मानकर चलते हैं। दैनिक बोलचाल के प्रयोग में बाजार शब्द का अर्थ विशेष बाजार हो सकता है, जिन्हें हम शायद जानते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन के पास बाजार, फलों का बाजार, थोक बाजार। कभी कभी हम स्थान की बात न करके लोग को खरीदार और विक्रेता के जमावड़े की बात करते हैं, जो मिलकर बाजार को बनाते हैं। अतः उदाहरण के तौर पर एक साप्ताहिक सब्जी बाजार नगरीय पड़ोस या पड़ोसी गांव में हफ्ते के हर दिन भिन्न स्थानों पर पाया जा सकता है। एक अन्य अर्थ में बाजार एक क्षेत्र या व्यापार या कारोबार की श्रेणी के बारे में बात करता है, जैसे कारों का बाजार या फिर बनाए कपड़ों का बाजार। इसी से जुड़ा हुआ एक अर्थ विशेष उत्पाद या सेवा की मांग का द्योतक है, जैसे कंप्यूटर विशेषज्ञों का बाजार। इन सभी अर्थों में एक बात समान है कि वो यह है कि यह सभी अर्थ एक विशेष बाजार की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम पूरी तरह सभी समझ सकते हैं जब हम उनके संदर्भ को ध्यान में रखें। पर अगर ऐसा है, तो सिर्फ बाजार का शाब्दिक प्रयोग जो किसी विशेष जगह लोगों के जमावड़े बाजारी प्रक्रियाओं के क्षेत्र का चित्रण न करता हो, क्या हमें क्या दर्शा सकता है। यह प्रयोग न केवल ऊपर दिए गए अर्थों को सम्मिलित करता है, बल्कि तमाम तरह की आर्थिक क्रियाओं और सहसाओं को भी इंगित करता है। अतः बहुत अर्थ में बाजार अर्थव्यवस्था के लगभग समान है। हम बाजार को एक आर्थिक संस्था के रूप में देखने के आदी हैं, पर यह अध्याय आपको बताएगा कि बाजार एक सामाजिक संस्था भी है। अपने स्वयं के तरीके में बाजार की तुलना जाति, जनजाति, परिवार जैसी अस्पष्ट अप्रत्यक्ष सामाजिक संस्थाओं जिनका वर्णन अध्याय 3 में किया गया है से की जा सकती है। तो बाजार अर्थव्यवस्था में एक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र की पाठन प्रक्रिया का उद्देश्य इस बात को समझने और व्याख्या करने से है कि आधुनिक पूंजीवाद अर्थव्यवस्थाओं के बाजार को किस प्रकार कार्य करते हैं, जैसे मूल्य किस तरह से तय होते हैं, किसी विशेष प्रकार के निवेश का संभावित असर, या वह कौन सा कारक है जो लोगों को खर्च करने या पैसे बचाने के लिए प्रभावित करते हैं। जो समाजशास्त्र बाजारों के पठन पाठन में क्या योगदान कर सकता है, अर्थशास्त्र अछूता रह गया है। तो इसके जवाब में जवाब के लिए हम संक्षिप्त तौर पर 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड और आधुनिक अर्थशास्त्र के शुरुआती दिनों के बारे में जानना होगा, जिसे उस दौर में राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता था। आरंभिक दौर के राजनीतिक अर्थशास्त्री में एडम स्मिथ सबसे चर्चित थे। उन्होंने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में बाजार की अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया, जो उस वक्त अपने शुरुआती दौर में थी। स्मिथ का तर्क था कि बाजारी अर्थव्यवस्था व्यक्तियों में आदान प्रदान या सौदों का एक लंबा क्रम है, जो अपनी क्रमबद्धता की वजह से खुद ब खुद एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है। यह तब भी होता है जब करोड़ों के लेन देन में शामिल व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति इसकी स्थापना का इरादा नहीं रखता। आधुनिक अर्थशास्त्र का विकास एडम स्मिथ जैसे प्रारंभिक विचारकों के विचारों से हुआ, और यह इस विचार पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था को समाज के एक पृथक हिस्से के रूप में पढ़ा जा सकता है। तो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ समकालीन आर्थिक आर्थिक विचारों का उद्गम कर्ता के रूप में जाने जाते हैं। स्मिथ अपने 5 पुस्तकों की श्रृंखला द वेल्थ ऑफ नेशंस में प्रसिद्ध है, जिसमें इस बात की व्याख्या की गई कि कैसे खुली बाजार अर्थव्यवस्था में तरकीब स्वयं लाभ आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। जो तो ठीक है। तो ठीक है। समाजशास्त्री मानते हैं कि बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं, जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित हैं। उदाहरण के लिए बाजारों का नियंत्रण या संगठन अक्सर विशेष सामूहिक समूह या वर्गों द्वारा होता है, और इनकी अन्य संस्थाएं सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं से भी विशेष संबद्धता होती है। समाजशास्त्री इसी विचार को अक्सर यह कहकर प्रकट करते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं समाज में रची बसी हैं,
इस मत को यहाँ 2 उदाहरणों सहित प्रस्तुत किया गया है। एक उदाहरण यह है कि साप्ताहिक आदिवासी हाट और दूसरा है पारंपरिक व्यापारी समूह और भारत के उपनिवेशिक दौर में उनका लेन-देन का नेटवर्क या तंत्र। छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में धोराई गाँव का एक साप्ताहिक आदिवासी बाजार दुनिया भर के अधिकांश कृषक खेतीहर समाजों में आवधिक बाजार या हाट सामाजिक आर्थिक संगठन अवस्था की एक केंद्रीय विशेषता ये होती है। साप्ताहिक बाजार आसपास के गांव के लोगों को एकत्रित करती है जो अपनी खेती की उपज किसी और उत्पाद को बेचने आते हैं और बनी बनाई वस्तुएं या अन्य सामान खरीदने आते हैं उनके गांव में नहीं मिलते हैं जो उनके गाँव में नहीं मिलते। इन बाज़ारों में स्थानीय क्षेत्र में बाहर के लोग के साथ-साथ साहूकार, मदखरे, ज्योतिषी एवं तमाम तरह के विशेषज्ञ अपनी सेवाएँ एवं वस्तुओं के साथ आते हैं। ग्रामीण भारत में एक कम तय अंतराल पर विशेष बाज़ार भी लगते हैं, जिसका एक आवधिक उदाहरण पशु बाज़ार है। ये आवधिक बाज़ार विभिन्न स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते हैं और उन्हें बेहद बृहद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और कस्बों का महानगरीय ये केंद्रों से जोड़ता है। साप्ताहिक हाट ग्रामीण एवं नगरीय भारत में भी एक आम नजारा होता है। पहाड़ी और जंगलाती इलाकों जहाँ अधिवास दूर दराज तक होता है, सड़कें और संचार जीर्ण शीर्ण होते हैं। एक अर्थव्यवस्था भी अपेक्षाकृत विकसित होती है, तो ऐसे साप्ताहिक बाजार उत्पादों में आदान प्रदान के साथ साथ सामाजिक मेल मिलाप की एक प्रमुख संस्था बन जाता है। स्थानीय लोग बाजार में अपनी खेती की उपज, जंगल में लाए गए पदार्थों को व्यापारियों को बेचते हैं, जो कस्बों में इन्हें लाकर दोबारा बेचते हैं। इन पैसों में से वस्तुएँ जैसे नमक एवं खेत के औजार और उपभोग की वस्तुएँ जैसे चूड़ियाँ और गहने खरीदते हैं। पर अधिकांश लोगों के लिए हाट जाने का प्रमुख कारण सामाजिक है, जहाँ वो अपने रिश्तेदारों से भेंट कर सकते हैं, घर के जवान लड़के-लड़कियाँ का विवाह तय कर सकता है और गप्पे मार सकते हैं और कई अन्य कार्य कर सकते हैं। जहाँ जनजाति क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार एक पुरानी संस्था है, वहीं समय के साथ इनके स्वरूप में परिवर्तन भी हुआ है। इन दूरस्थ क्षेत्रों के उपनिवेशिक राज्यों के नियंत्रण में आने के बाद धीरे-धीरे क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया है। तो जनजातीय क्षेत्रों को सड़कों के निर्माण, स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर जिनमें बहुत से लोगों ने जनजातीय विद्रोह द्वारा उपनिवेशिक शासन का विरोध किया था, उन्हें खोला गया ताकि इन इलाकों के समृद्ध जंगलों और खनिजों तक बेरोक टोक पहुंचा जा सके। ऐसा होने पर इन क्षेत्रों में व्यापारी साहूकार आसपास के मैदानी इलाकों से अन्य गैर जनजातीय लोगों का यहाँ भी तांता लग गया। इस प्रकार जनजातीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आ गया क्योंकि अब जंगल के उत्पाद को बाहरी लोगों को बेचा जाने लगा और नई तरह की वस्तुएं व्यवस्था में शामिल हो गई। आदिवासी को अब उन खादानों और बागानों में भी मजदूर के तौर पर रखा जाने लगा जो अंग्रेजी सरकार के दौर में स्थापित हुए थे। औपनिवेशिक दौर के दौरान जनजाति श्रम के एक बाजार का विकास हुआ। इस तमाम बदलाव की वजह से स्थानीय जनजातीय अर्थव्यवस्थाएं बड़े बाजारों से जुड़ गई। इसका असर स्थानीय लोगों के लिए सामान्यतः बेहद नकारात्मक था। उदाहरण के लिए बाहर से स्थानीय क्षेत्रों में साहूकार और व्यापारियों के आगमन ने आदिवासियों को दरिद्र कर दिया। इनमें से अधिकांश ने अपनी जमीन बाहरी लोगों के हाथों में खो दी। साप्ताहिक बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में जनजातीय स्थानीय अर्थव्यवस्था और बाहरी वातावरण के बीच में कड़ियों और आदिवासियों एवं अन्य लोगों के बीच के आर्थिक शोषण का संबंध इस सबका चित्रण बस्तर जिले के एक साप्ताहिक बाजार के अध्ययन में किया गया। इस जिले में गोंड आदिवासी रहते हैं। साप्ताहिक बाजार में आप स्थानीय लोग जिसमें जनजाति, गैर जनजाति के साथ बाहरी लोग जिसमें मुख्यतः विभिन्न जातियों के हिंदू व्यापारी होते हैं को पाएंगे। वन अधिकारी भी बाजार में इन आदिवासियों के साथ व्यापार करने आते हैं जो वन विभाग के लिए काम करते हैं। इस प्रकार इस बाजार में तमाम तरह के विशेष विक्रेता अपने उत्पाद और सेवाएं बेचने आते हैं। मुख्य चीजें जिनका बाजार विनिमय होता है वह बनी बनाई वस्तुएं जैसे गहने और पायलें, बर्तन, चाकू और गैर स्थानीय खाद्य पदार्थ जैसे नमक, हल्दी। स्थानीय खाद्य सामग्री, खेतीहर उत्पाद और बनी बनाई वस्तु जैसे बांस की टोकरी और जंगल के उत्पाद जैसे इमली एवं तिलहन और जंगल के उत्पाद जो आदिवासी लेकर आते हैं और व्यापारी खरीद कर कस्बों में ले जाते हैं और इन हाटों में खरीदार मुख्यतः आदिवासी ही होते हैं और वह पर विक्रेता मुख्यतः जाति प्रधान हिंदू होते हैं। आदिवासी जंगली और खेती संबंधी उत्पादों और अपने श्रम बल को बेचकर जो पैसा कमाते हैं, वो मुख्यतः इन हाटों में मिलने वाली सस्ती पायलों एवं गहनों और भोग की वस्तुओं जैसे बने बनाए कपड़ों को खरीद करने के लिए खर्च करते हैं। बस्तर में एक आदिवासी गांव का बाजार।
तो धोराई एक आदिवासी बाजार वाले गांव का नाम है जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी बस्तर जिले के भीतरी इलाके में बसा है। जब बाजार नहीं लगती तब दिनों धोराई एक उगता हुआ पेड़ों के छप्परों से घना हुआ घरों का झुरमुट है जो पैर पसारे उन सड़कों से जा मिला जो बिना किसी नाप माप के जंगल भर में फैली हुई है। धोराई का सामाजिक जीवन यहाँ की दो प्राचीन चाय की दुकानों तक सीमित है, जिसके ग्राहक राज्य वन सेवा के निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं जो दुर्भाग्यवश इस दूरवर्ती और निरर्थक इलाके में कर्मवश फंसे पड़े हैं। धोराई का अस्तित्व बाजारी दिनों में शुक्रवार को छोड़कर न शून्य के बराबर होता है, पर बाजार वाले दिन वो किसी और जगह में तब्दील हो जाती है। ट्रकों को रास्ता जाम हुआ होता है। वन के सरकारी कर्मचारी अपनी इस्त्री हुई की पोशाक में इधर उधर चहलकामी कर रहे होते हैं और वन सेवा के महत्वपूर्ण अधिकारी अपनी ड्यूटी बजाकर वन विभाग के विश्राम गृहों के आंगनों से बाजार पर बराबर नजर बनाए रखते हैं और वे आदिवासी श्रमिकों को उनके काम का भत्ता बांटते हैं। जब अफसरात आराम घर में सभा लगाते हैं और आदिवासियों की कतार चारों ओर खींचती चली जाती है तो वो जंगल के वे सामान अपने खेतों की उपज फिर अपने हाथ से बनाए हुए कुछ लेकर आते हैं और अपने तरकारी बेचने वाले हिंदू एवं विशेषज्ञ शिल्पकार कुम्हार जुलाहे एवं लोहार सम्मिलित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि समृद्धि के साथ अस्त व्यस्तता है। बाजार के साथ-साथ कोई धार्मिक उत्सव भी चल रहा है। लगता है कि जैसे सारा संसार, इंसान, भगवान सब एक ही जगह बाजार में एकत्रित हो गए हैं। बाजार लगभग एक चतुर्भुजीय जमीनी हिस्सा है, लगभग 100 एकड़ के वर्गमूल में जहाँ हुआ हुआ है, जिसके बीचों बीच एक भव्य बरगद का पेड़ है। बाजार की छोटी दुकानों की छत छप्पर की बनी है और यह दुकानें काफी पास-पास हैं। बीचों बीच में गलियारे से बन गए हैं जिनमें खरीदार संभलते हुए किसी तरह कम स्थापित दुकानदारों के काम आवासी सामानों को पैर से कुचलने के से बचाने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने अस्थायी दुकानों के बीच की जगह पर अपनी वस्तुएं प्रदर्शित करने के लिए हर संभव उपयोग किया। पूर्व औपनिवेशिक और उपनिवेशिक भारत में जाति आधारित बाजार एवं व्यापारिक तंत्र। तो भारतीय आर्थिक इतिहास के कुछ पारंपरिक विवरण भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को एक अपरिवर्तनशील रूप में देखते हैं। माना जाता रहा है कि आर्थिक रूपांतरण उपनिवेशवाद के साथ ही शुरू हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भारत प्राचीन ग्रामीण समुदाय का देश है जो अपेक्षाकृत स्वनिर्भर थे। उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर प्राथमिक तौर पर गैर बाजारी विनिमय के आधार पर संगठित थी। उपनिवेशिकता के दौरान और भारत की आज़ादी के प्रारंभिक दौर में ऐसा माना जाता है कि व्यावसायिक रुपए पैसे की अर्थव्यवस्था के स्थानिक कृषक अर्थव्यवस्था में आने और विनिमय के बृहद क्षेत्रों में उनके शामिल होने से ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में जबरदस्त सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए। यहाँ ये कहना सही है कि उपनिवेशिकता ने बड़े आर्थिक रूपांतरण किए, जैसे अंग्रेजी सरकार की यह मांग की कि भूमि के लगान को नगद चुकता करना, और वही हाल ही में हुए ऐतिहासिक शोध यह दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मौद्रिकरण औपनिवेशिकता के ठीक पहले ही विद्यमान था, जहाँ बहुत से गांवों और इलाकों में विभिन्न प्रकार की गैर बाजारी विनिमय व्यवस्था तो मौजूद थी, पर उपनिवेशिकता से पहले भी गांव विनिमय के बड़े तंत्रों का हिस्सा थे, जिससे कृषि उत्पाद की तरह तरह की अन्य वस्तुओं का व्यापारिक प्रचलन होता रहा। बेयली जो 1983 में स्टाइन एवं सुब्रमण्यम 1966 में, अब ऐसा लगता है कि पारंपरिक और आधुनिक पूंजीवादी पहले के पूंजीवादी के दौर में अर्थव्यवस्था के बीच अक्सर वो जो विभाजन किया जाता है वो सफाई में बटा हुआ नहीं बल्कि एक दूसरे से घुला मिला है। हाल ही में ऐतिहासिक शोधों ने यह भी उजागर किया है कि उपनिवेश के पहले भी भारत में विस्तृत और परिष्कृत व्यापारिक तंत्र विद्यमान थे। यह तो हम सब जानते हैं कि पिछली कितनी ही शताब्दियों में से भारत हथकरघा के कपड़ों का मुख्य निर्माता और सूती कपड़ों और महंगे रेशमों दोनों निर्यातक के साथ साथ अनेक अन्य वस्तुएं जिनकी वैश्विक बाजार मुख्यतः यूरोप में भारी मांग थी का स्रोत था। तो यह कतई आश्चर्य की बात नहीं है कि उपनिवेश के पहले के दिनों में भारत उन्नत अवस्था के उत्पादन केंद्रों के साथ साथ देशज व्यापारियों का संगठित समाज, व्यापारिक तंत्र और बैंकिंग व्यवस्था भी शामिल थी, जिससे जिससे भारत आंतरिक स्तर पर बाकी दुनिया से भी व्यापार करने में सक्षम था। इस व्यापारिक पारिवारिक समुदायों तथा या जातियों की अपनी कर्ज और बैंक की व्यवस्थाएं थी। उदाहरण के लिए विनिमय और कर्ज का एक महत्वपूर्ण साधन हुंडी या विनिमय का बिल थी। इसे
व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में इस्तेमाल करते थे। चूँकि व्यापार प्राथमिकता में इन समुदायों की जाति एवं नातेदारी क्षेत्रों में ही होता था, इसलिए देश में किसी एक कोने से एक व्यापारी द्वारा जारी हुई हुंडी दूसरे कोने में व्यापारी द्वारा स्वीकार की जाती थी। तमिलनाडु के नाकाराटारो में जाति आधारित व्यापार नाक ना नाकरटारों में एक दूसरे से कर्ज लेना या पैसा जमा करना जाति आधारित सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता था, जो कि व्यापार के भूभाग, आवासीय स्थान, वंशानुक्रम, विवाह और सामान्य संप्रदाय की सदस्यता पर आधारित है। आधुनिक पश्चिमी बैंकिंग व्यवस्था के विपरीत नक्करटारों ने नेकनामी, निर्णय क्षमता और जमा पूंजी जैसे सिद्धांतों के अनुसार विनिमय होना था, न कि सरकार के नियंत्रित केंद्रीय बैंक के नियमों के अंतर्गत। और यही प्रतीक संपूर्ण जाति प्रतिनिधि के तरह प्रत्येक एकल नकट्टर व्यक्ति के इस व्यवस्था में विश्वास को सुनिश्चित करते थे। दूसरे शब्दों में नकट्टरों की बैंकिंग व्यवस्था एक जाति आधारित बैंकिंग व्यवस्था थी। हर एक नकट्टर ने अपना जीवन विभिन्न प्रकार की सामूहिक संस्थाओं में शामिल होने और उनका प्रबंध करने के अनुसार संगठित किया। यह वह संस्थाएं थी जो उनके समुदाय में पूंजी जमा करने और बांटने में जुटी हुई थी। तो अगली बात करते हैं। तो बाजारों का सामाजिक संगठन पारंपरिक व्यापारिक समुदाय। भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक समाजशास्त्री अध्ययन पारंपरिक व्यापारिक समुदायों या जातियों जैसे नकट्टारों पर केंद्रित हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह से जान गए हैं कि भूमि पर अधिकार, व्यावसायिक भिन्नता एवं अन्य विषयों के संदर्भ में जाति व्यवस्था अर्थव्यवस्था में गहरा नाता है। यह बात बाजारों और व्यापार पर भी उतना ही लागू होता है। वास्तव में वैसे 4 वर्डों में से एक है। यह तथ्य भारतीय समाज में प्राचीन काल से व्यापार और व्यापारी के महत्व को दर्शाता है। हालांकि अन्य वर्णों की तरह वैश्य परिस्थिति अक्सर स्थिर पहचान या सामाजिक स्थिति की तुलना में अधिकार या आकांक्षा से प्राप्त की हुई होती है। हालांकि कुछ ऐसे वैश्य समुदाय भी हैं जिनका पारंपरिक व्यवसाय एक लंबे समय से व्यापार या वाणिज्य रहा है। कुछ जाति समूह समूह भी हैं जो व्यापार में शामिल हो गए हैं। ऐसे समूह ऊपर बढ़ने की प्रक्रिया में वैश्य की प्रसिद्धि पाने की आकांक्षा रखते हैं। इस अधिकार है या इस पर अधिकार जताते हैं। सभी जाति समुदायों के इतिहास की तरह अधिकांश दशाओं में जाति प्रसिद्धि पहचान और जाति व्यवहारों में जिसमें व्यवसाय भी शामिल है के बीच एक जटिल संबंध होता है। भारत में पारंपरिक व्यापारिक समुदाय में फर्क वैश्य ही नहीं बल्कि समूह भी अपनी भिन्न धार्मिक या सामुदायिक पहचानों के साथ शामिल है, जैसे पारसी, सिंधी, बोहरा या जैन। व्यापारिक समुदायों की समाज में हमेशा उच्च परिस्थिति नहीं रही। मसलन उपनिवेश काल में नमक का दूर दराज तक व्यापार एक उपेक्षित जनजाति समूह बंजारों द्वारा होता था। हर स्थिति के सामुदायिक संस्थाओं का विशेष स्वरूप और उनका आचरण विभिन्न संस्थाओं और व्यापारिक प्रथाओं को जन्म देता है। भारत में अतीत व समकालीन परिवेश में बाजारों के परिचालन को समझने के लिए हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि किस तरह व्यापार के कुछ विशेष क्षेत्र विशेष समुदायों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस जाति आधारित विशेषता का यह कारण भी हो सकता है कि व्यापार और खरीद फरोख्त आमतौर पर जाति एवं नातेदारी तंत्रों में ही होता है, जैसा कि हमने नाकर टारों के मामले में देखा है, क्योंकि व्यापारी अपने स्वयं के समुदायों के लोगों पर विश्वास औरों की अपेक्षा ज्यादा करते हैं, इसलिए वे बाहर के लोगों की बजाय इन्हीं संपर्कों में व्यापार करते हैं और इससे व्यापार के कुछ क्षेत्रों पर एक जाति का एकाधिकार हो जाता है। उपनिवेशवाद और एक नए बाजारों का आविर्भाव। उपनिवेशवाद के आते ही भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे बदलाव आए हैं, जिससे उत्पादन, व्यापार और कृषि में एक अभूतपूर्व परिविघटन हुआ। एक जाना माना उदाहरण है हथकरघा के काम का खात्मा हो जाना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त के बाजारों में इंग्लैंड के सस्ते बने बनाए कपड़ों की भरमार लगा दी गई। हालांकि भारत में उपनिवेश के दौर से पहले की एक जटिल मौद्रिकृत अर्थव्यवस्था विद्यमान थी। ज्यादातर इतिहासकार उपनिवेश काल को एक संधिकाल के रूप में देखते हैं। उपनिवेश काल के दौरान भारत विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से और अधिक जुड़ गया। अंग्रेजी राज से पहले भारत बनाए सामानों के निर्यात का एक मुख्य केंद्र था। उपनिवेश काल के बाद भारत कच्चे माल और कृषक उत्पादों का स्रोत और उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बना दिया गया। यह दोनों कार्य इंग्लैंड के उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए। लगभग उसी समय नए समूह व्यापार और व्यवसाय में आने लगे। वो या तो पहले से जमे हुए व्यापारिक समुदाय से जोल कर अपना व्यापार शुरू करते थे या कभी उन समुदायों का व्यापार छोड़ने पर मजबूर करके, परंतु पहले से ही
विद्यमान आर्थिक संस्थाओं को पूरी तरह नष्ट करने के बजाय भारत में बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार में कुछ व्यापारिक समुदायों को नए अवसर प्रदान किए, जिन्होंने बदलती हुई आर्थिक परिस्थिति के अनुसार अपने आप को पुनर्गठित किया और अपनी स्थिति को सुधारा। कुछ मामलों में उपनिवेशवाद द्वारा प्रदान किए गए आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए नए समुदायों का गठन हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी अपनी आर्थिक शक्ति को निरंतरता से बनाए रखा। इस प्रक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है मारवाड़ी, जो शायद ही भारत में हर जगह पाए जाने वाले सबसे ज्यादा जाना माना व्यापारी समुदाय है। मारवाड़ियों का प्रतिनिधित्व बिड़ला परिवार जैसे नामी औद्योगिक घरानों से है, जो छोटे छोटे दुकानदारों व्यापारियों से भी है। भारत के कस्बे में बाजारों में बसे हुए हैं। उपनिवेश काल के दौरान मारवाड़ी एक सफल व्यापारी समुदाय बने, जब उन्होंने उपनिवेशिक शहरों जैसे कलकत्ता में मिलने वाले नए अवसरों का लाभ उठाया और व्यापार और साहूकारी जारी रखने के लिए देश के सभी भागों में बस गए। नकरटारों की तरह मारवाड़ियों की सफलता भी उनके गहन सामाजिक तंत्रों की वजह से है, जिसने उनकी बैंकिंग व्यवस्था में संचालन के लिए आवश्यक विश्वास से भरपूर संबंधों की स्थापना की। अनेक मारवाड़ी परिवार इतनी पूंजी जुटा पाए कि लोगों को ब्याज पर कर्ज देने लगे। इन बैंकों जैसे आर्थिक प्रवृत्ति की मदद से भारत में अंग्रेजी वाणिज्यिक विस्तार को भी मदद मिली। उपनिवेश के आखिरी दिनों में स्वतंत्रता के बाद कुछ मारवाड़ी परिवारों ने अपने आप को आधुनिक उद्योग के रूपांतरित कर लिया और आज भी भारत में किसी अन्य समुदाय की तुलना में मारवाड़ियों की उद्योग में सबसे बड़ी भागीदारी है। उपनिवेश के दौरान एक नए व्यापारी समुदाय का उभर कर आना और इसका छोटे प्रवासी व्यापारी से बड़े साहूकार और उद्योगपतियों में बदल जाने की यह कहानी आर्थिक प्रक्रियाओं में सामाजिक संदर्भ के महत्व को दर्शाती है। पूंजीवाद को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझना। आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक में से कार्ल मार्क्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक भी थे। मार्क्स ने पूंजीवाद को बड़े मतलब कमोडिटी उत्पादन या बाजार के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में समझा, जो कि श्रमिक की मजदूरी पर आधारित है। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि मार्क्स ने लिखा है कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं। हर उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से बनती है और अंततः वह एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था चीजों से नहीं बल्कि लोगों के बीच रिश्तों से बनती है, जो उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पूंजीवादी उत्पादन विधि के अंतर्गत मजदूरी या श्रम भी एक बिकाऊ सामान बन जाता है, क्योंकि मजदूरों को अपनी श्रम शक्ति को बाजार में बेचकर ही अपनी मजदूरी कमानी है। इस तरह दो आधारभूत वर्गों का गठन होता है, पूंजीवादी जो उत्पादन के साधनों के मालिकों और श्रमिकों जो अपना श्रम पूंजीपतियों को बेचते हैं। पूंजीपति वर्ग को इस व्यवस्था से मुनाफा होता है, क्योंकि वह श्रमिकों को उनके काम के बराबर दाम नहीं देते। ऐसा करके वो उनके श्रम में अतिरिक्त मूल्य निकाल लेते हैं। मार्क्स के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाज के सिद्धांत ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में पूंजीवाद के स्वरूप के बारे में अनेक सिद्धांत और बहसों को प्रेरित किया। वस्तुकार या पाड़ीकरण और उपभोग। दुनिया के हर कोने में पूंजीवाद विकास में जीवन के हर क्षेत्र और हिस्सों में बाजारों का विस्तार हो गया, जो कि पहले इस व्यवस्था में अछूते थे। पाड़ीकरण तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में बेची खरीदी ना जा सकती हो और वह बेची खरीदी जा सकती है, अर्थात अब वह बाजार में बिकने वाली एक चीज बन गई है। जैसे श्रम और कौशल अब ऐसी चीज है जो खरीदी और बेची जा सकती है। मार्क्स और पूंजीवाद के अन्य आलोचकों के अनुसार पाड़ीकरण की प्रक्रिया नकारात्मक सामाजिक प्रभाव है। श्रम का पाड़ीकरण एक उदाहरण है, लेकिन समकालीन समाज में ऐसे भी उदाहरण हैं। मसलन आजकल एक विवादास्पद वाकया है कि गरीब लोगों द्वारा अपनी किडनी को अमीर लोगों को बेचना, जिन्हें किडनी के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। बहुत से लोगों का मानना है कि यह मानव अंगों का पाड़ीकरण नहीं होना चाहिए। पहले के समय में इंसानों का गुलाम के तौर पर बेचा और खरीदा जाता था, पर आज के दौर में लोगों को वस्तुओं की तरह समझा जाता है, अनैतिक माना जाता है और अपने आधुनिक समाज में लगभग हर कोई मानता है कि इंसान का श्रम खरीदा जा सकता है या पैसों के बदले अन्य सेवाओं या कौशल उपलब्ध कराया जा सकता है। मार्क्स के अनुसार यह वह स्थिति है जो सिर्फ पूंजीवादी समाजों में ही पाई जाती है। समकालीन भारत में हम देख सकते हैं कि कुछ चीजें या प्रक्रियाएं जो पहले बाजार का हिस्सा नहीं थी, अब वह बाजार में मिलने वाली वस्तुएं हो गई हैं। जैसे पारंपरिक रूप से पहले विवाह परिवार के लोगों द्वारा तय किए जाते थे, पर व्यावसायिक विवाह ब्यूरो की भरमार है, जो वेबसाइट से या किसी और माध्यम से लोगों का विवाह तय कराते हैं और इनका मेहनताना लेते हैं। दूसरा उदाहरण है अनेक निजी संस्थान जो व्यक्तित्व संवारने, अंग्रेजी बोलना सिखाने, अन्य चीजों के लिए पाठ्यक्रमों को चलाने और विद्यार्थियों को समकालीन विश्व में सफल होने के लिए आवश्यक सांस्कृतिक और सामाजिक कौशल को सिखाते हैं। पुराने समय में समकालीन कौशल और शिष्टाचार जैसे अच्छा आचरण प्रमुख रूप से परिवार ही सिखाया जाता है।
हाँ, हम इस बारे में ऐसे भी सोच सकते हैं कि आजकल जो निजी संस्थाओं में होड़ लगी है, नए विद्यालय, महाविद्यालय और कोचिंग क्लासेस को चलाने के लिए जो वो भी इस बात को दर्शाती है कि किस तरह शिक्षा का पाड़ीकरण हो रहा है। तो पाड़ीकरण बड़ा शब्द है जो सुनने में जटिल लगता है। जिन प्रक्रियाओं की तरफ वो इशारा करता है उससे हम परिचित हैं और हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। एक साधारण उदाहरण है बोतल का पानी। शहर या कस्बे में यहाँ तक कि अधिकांश गाँव में भी बोतल का पानी खरीदना अब संभव है। तो 2 से 1 लीटर या उससे बड़े छोटे पैमाने पर हर कोई जगह बेची जाती है। अनेक कंपनियाँ अनेक ब्रांड के नाम से जिसे बोतलों में पहचानी जाती हैं। एक नई प्रघटना है जो दम 10-15 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। मुमकिन है कि आप खुद उस समय को याद कर सकते हैं जब पानी की बोतल नहीं बिकती थी और बड़ों से पूछो तो माता-पिता की पीढ़ी के लोगों में अजीब लगा होगा और आपके दादा-दादी के ज़माने में इसके बारे में बिरले लोग सुना होगा, सोचा होगा। ऐसा सोचना भी पेयजल के लिए कोई पैसा माँग सकता है, उनके लिए अविश्वसनीय होगा। पर आज यह हमारे लिए आम बात है। एक साधारण सी बात है। एक वस्तु जिसे हम खरीद सकते हैं इसी को पाड़ीकरण कहते हैं। मतलब कोमोडाई डाइफिकेशन कहते हैं। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी चीज़ को बाज़ार में नहीं बिकती है, वो बाज़ार में बिकने वाली एक वस्तु बन जाती है और बाज़ार अर्थव्यवस्था का एक भाग बन जाती है। क्या आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो हाल ही में बाज़ार में शामिल हुई हो? याद रहे कि उनकी ज़रूरत नहीं कि नहीं कि कोई वस्तु की एक पड़े हो और कोई सेवा भी हो। आप हो पड़े हो सकती है। ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो आज पड़े भले नहीं हो, भविष्य में हो सकती हैं। आप कारण भी सोचें कि ऐसा क्यों होगा? अंत में इस बारे में सोचें कि पहले ज़माने की कुछ चीज़ें अब बिक्री बंद क्यों हो गई? मतलब जिनको पहले विनिमय में योगदान था पर अब नहीं है। क्यों और कब कोई कमोडिटी नहीं रह जाती। पूंजीवाद समाज की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि उपभोग अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके सिर्फ आर्थिक कारण नहीं बल्कि इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ है। आधुनिक समाजों में उपभोग एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके द्वारा सामाजिक भिन्नता का निर्माण होता है और उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। उपभोक्ता अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति या सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को कुछ विशेष वस्तुओं को खरीद कर या उनका प्रदर्शन कर प्रदर्शित करते हैं। उनकी कंपनियां उन वस्तुओं पर गौर करती हैं और अपने समान परिस्थिति या संस्कृति प्रतीकों के आधार पर बनाती या बेचती हैं। टेलीविज़न पर आने वाले सड़कों पर लगे इश्तहारों के बारे में जिन्हें हम रोज़ देखते हैं और उस विज्ञापन में छुपे अर्थ के बारे में सोचिए, जिन्हें विज्ञापनदाता ने अपने उत्पाद की बिक्री के लिए विज्ञापन से जोड़ने की कोशिश की है। समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक मैक्स वेबर ने पहली बार इस बात को लोगों के सामने रखा है कि लोग जो सामान खरीदते हैं एवं उपयोग करते हैं, वह समाज में उनकी परिस्थिति में गहनता से जुड़ा होता है और उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का प्रतीक माना है। उदाहरण के तौर पर भारत में आज मध्यम वर्गीय परिवार में उनके पास जो कार का मॉडल होता है, वह जिस कंपनी के सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का अनुमान लगाते हैं कि प्रमुख साधन है। वेबर ने इस बारे में लिखा है कि किस तरह लोगों की जीवन शैली के आधार पर उनके वर्गों और परिस्थिति के समूह में भिन्नता आ जाती है। तो भूमंडलीकरण और स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों का गठजोड़। तो 1980 के दशक के बाद भारत में अपने आर्थिक इतिहास के नए दौर में प्रवेश किया। यह मुख्यतः राज्य स्तरीय विकास से उदारवाद जैसी आर्थिक नीति के परिवर्तन की वजह से हुआ। इस बदलाव से भूमंडलीकरण की युग की शुरुआत हुई। इस दौर से दुनिया पहले से ज़्यादा अंतर संबंधी है, सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर भी। भूमंडलीकरण के कई रुझान होते हैं, उनमें खास है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं पूंजी, समाचारों और लोगों का संचलन एवं साथ ही प्रौद्योगिकी अ, अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास जो इस संचलन को गति प्रदान करते हैं। भूमंडलीकरण की एक केंद्रीय विशेषता दुनिया के चारों कोनों में बाजारों का विस्तार और एकीकरण का बढ़ना है। यह एकीकरण का अर्थ है दुनिया के किसी एक कोने में किसी बाजार में परिवर्तन होता है तो दूसरे कोने में इसको अनुकूल प्रतिकूल असर हो सकता है। जैसे अगर अमेरिकी बाजार में गिरावट आती है तो भारतीय सॉफ्टवेयर के उद्योग में गिरावट आएगी। जैसा कि न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 के हमले के बाद हमें देखने को मिला था, जिससे इस क्षेत्र में लोगों का व्यवसाय एवं नौकरियां जाती रहेंगी। सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग और व्यापार में बाह्य स्रोतों के प्रयोग का उद्योग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे कॉल सेंटर उन प्रमुख उद्योगों में से जिनके द्वारा भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार जुड़ता जा रहा है। यहाँ की कंपनियां पश्चिम विकसित देशों में उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर श्रम और सेवाएं मुहैया कराती हैं। हम कह सकते हैं कि अब भारतीय सॉफ्टवेयर संबंधी सेवाएं उसी प्रकार
प्रकार की अन्य सेवाओं का विश्व भर में एक बाजार बन गया है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत सिर्फ पूंजी और वस्तुओं का ही नहीं बल्कि लोगों और सांस्कृतिक उत्पादों और दुनिया की छवियों का भी दुनिया पर परिचालन होता है। यह विनिमय के नए दायरों में प्रवेश करती हैं और नए नए बाजारों का निर्माण करती हैं। उत्पाद सेवाएं सांस्कृतिक तत्व जो पहले बाजार व्यवस्था से बाहर थे अब उनके हिस्से हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय अध्यात्म और ज्ञान व्यवस्थाओं जैसे योग और आयुर्वेद का पश्चिम बाजारीकरण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का बाजार भी ये दर्शाता है कि खुद संस्कृति कैसे बाजार का एक हिस्सा बन जाती है। इसका उदाहरण पुष्कर राजस्थान में लगने वाला प्रसिद्ध वार्षिक मेला जिसमें दूर दराज से व्यापारी और पशुचारी ऊँटों और अन्य पशुओं को बेचने खरीदने आते हैं। जहाँ स्थानीय लोगों के लिए पुष्कर मेला एक भव्य सामाजिक और आर्थिक उपलक्ष्य होता है, वहीं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यह मेला पर्यटकों के लिए और भी अधिक आकर्षक कारक है, क्योंकि यह कार्तिक पूर्णिमा के ठीक पहले आता है जब हिंदू तीर्थयात्री पवित्र पुष्कर तालाब में नहाने आते हैं। इस तरह हिंदू तीर्थयात्री ऊँटों व्यापारियों और विदेशी पर्यटकों का सम्मेलन हो जाता है जिससे सिर्फ पशुओं और पैसे का विनिमय ही नहीं बल्कि धार्मिक पुण्य और सांस्कृतिक प्रतीकों का भी अदला बदली होती है। जब बाजार भी बिकता हो पुष्कर मेला तो कार्तिक का महीना आते ही ऊँट के गड़ीवान में अपने रेगिस्तानी जहाजों को सजाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के वक्त पहुंचने के लिए समय से पुष्कर की लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ हर साल लगभग 2 लाख से 50,000 ऊँट और अन्य वस्तुओं का जमावड़ा लगता है जो उन्माद देखने के ही से ही बनता है। जब रंग शोर और चहल पहल से लोग घिरे होते हैं, संगीत वादक सहस्त्रवादी पर्यटक और व्यापारी पशु भक्त सब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो एक तरह से कहें तो यह ऊँटों को सँवारने का निर्वाण है, जिसमें मकई के बाल की तरह बाल संवारे हुए ऊँट, पायलों की झनकार, कढ़ाई की ली वस्त्रों और टमटम पर सवार लोगों से आपकी अद्भुत भेंट हो सकती है। ऊँटों के मेले के साथ ही धार्मिक प्रतिष्ठान भी एक जंगली जादुई चरम पर होती है। अरबत्तियों का घना धुआं, मंत्रों का शोर और मेले की रात में हजारों भक्त नदी में डुबकी लगाकर अपने पाप धोते हैं और पवित्र पानी में टिमटिमाते दिए छोड़ते हैं। तो आगे उदारवादिता पर बहस, बाजार बनाम राज्य। भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण प्राथमिक तौर पर उदारवादी की नीति की वजह से हुआ और जो 1980 के दशक में शुरू हुआ। उदारवादिता में कई तरह की नीतियां शामिल हुई जैसे सरकारी विभागों का निजीकरण और पूंजी श्रम और व्यापार में सरकारी दखल कम देना, विदेशी वस्तुओं के समान आयात के लिए आयात शुल्क में कमी करना और विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए सहूलियत देना। तो बाजारीकरण या इन परिवर्तनों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए बाजार आधारित प्रक्रियाओं के उपभोग भी समझ सकते हैं। इसमें आर्थिक नियंत्रण को सरकार द्वारा कम या खत्म कर देना, उद्योगों का निजीकरण और मजदूरी और मूल्यों पर से सरकार नियंत्रण को खत्म कर देना शामिल है। जो लोग बाजारीकरण में समर्थन करते हैं, उनका मानना है कि इससे समाज में आर्थिक समृद्धि आएगी क्योंकि उन सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा निजी संस्थाएं ज्यादा कुशल होती हैं। उदारवाद के कार्यक्रमों के तहत परिवर्तन हुए हैं, उन्होंने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया और इसके साथ ही भारतीय बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोला है। उदाहरण के लिए अब बहुत सारी विदेशी वस्तुएं यहाँ बिकती हैं जो पहले यहाँ नहीं मिलती थी। माना जाता है कि विदेशी पूंजी के निवेश में आर्थिक विकास होता है, रोजगार बढ़ते हैं, सरकारी कंपनियों के निजीकरण की कुशलता बढ़ती है, सरकार पर दबाव कम हो जाता है। हालांकि उदारीकरण का असर मिश्रित रहा है। कई लोगों का यह भी मत है कि उदारीकरण का भारतीय परिवेश पर प्रतिकूल असर हुआ है और आगे के दिनों में भी ऐसा ही होगा। हम अपनी ज्यादा चीजें खोकर कम चीजें को पाएंगे। भारतीय उद्योग के कुछ क्षेत्रों जैसे सॉफ्टवेयर, सूचना तकनीकी या खेती को शायद वैश्विक बाजार में फायदा हो सकता है, पर अन्य क्षेत्र जैसे ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक और तेलीय अनाजों के उद्योग पर गहरा असर पड़ेगा क्योंकि यह उद्योग विदेशी उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा पर नहीं पाएंगे। उदाहरण के तौर पर भारतीय किसान अब अन्य देशों के किसानों के उत्पादों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं क्योंकि कृषि संबंधित उत्पादों का आयात अब संभव है। पहले भारतीय कृषि सहायता मूल्य और सब्सिडी द्वारा विश्व बाजार से सुरक्षित थी। यह समर्थन मूल्य किसानों की न्यूनतम आमदनी को सुनिश्चित करता है क्योंकि यह मूल्य थे जिस पर सरकार कृषक उत्पादों को खरीदने को तैयार रहती है। सब्सिडी के किसानों द्वारा इस्तेमाल में लाने वाले जैसे खाद, उर्वरक, डीजल, तेल भी सरकार द्वारा घटा देती है। उदारवाद बाजार में इस तरह की सरकारी मदद के खिलाफ अतः सब्सिडी और समर्थन मूल्य को घटा दिया या हटा दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि बहुतेरे किसान अपनी रोजी रोटी कमाने में भी असफल रहे हैं। इसी प्रकार छोटे उत्पादों
को विश्व स्तर के उत्पादकों के सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है और ये अपवाद नहीं है जिसमें कुछ का बिल्कुल सफाया हो जाए। निजीकरण में उन सरकारी विभागों के मुलाजिमों की नौकरी भी कम हो गई है या कह सकते हैं कि रोजगार के स्रोत अब स्थिर नहीं है। गैर सरकारी असंगठित रोजगार उभर कर सामने आ रहे हैं और सरकारी संगठित विभागों में नौकरियां कम होती जा रही हैं। ये कामगारों के लिए ठीक नहीं है क्योंकि अब उन्हें कम तनख्वाह और अस्थायी नौकरियां ही हाथ लगेंगी। इस अध्याय में हमने देखा कि भारत में आज एक ग्रामीण हाट लेकर अप्रत्यक्ष स्टॉक एक्सचेंज जैसे विभिन्न प्रकार के बाजार भी हैं। यह बाजार खुद भी सामाजिक संस्था और ये बाकी सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग और विभिन्न तरीकों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि विनिमय के सिर्फ आर्थिक मायने ही नहीं बल्कि उनके सांकेतिक और सांस्कृतिक पहलू भी होते हैं। खासकर उदारवादिता और के दिनों में जब सामानों और सेवाओं का तेजी से संचलन हो रहा है। भारत के उदारीकरण के बाद में बाजारी परिवेश में भूमंडलीकरण के अभिन्न हिस्सा भी है। ऐसे तमाम तरीके और प्रणालियां हैं जो चीजों, सेवाओं, सांस्कृतिक प्रतीकों, पूंजी को बाजारी माहौल में प्रवेश दिलाती हैं। अंचलित ग्रामीण बाजार से लेकर विश्व व्यापारी बाजार व्यापारी क्षेत्रों तक जैसे नासदक आज के तेजी से बदलते युग में हमें यह समझना आवश्यक है कि किस तरह से बाजार निरंतर बदल रहे हैं और इनका सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के क्या मतलब परिणाम क्या हुए हैं। अदृश्य हाथ का क्या मतलब है? बाजार का मतलब समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरह अलग है? किस तरह के बाजार के साप्ताहिक, ग्रामीण तो इस सब क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कैसा लगा बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।